नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया की प्रक्रिया आपको प्रगतिशील है। अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रखंडों में ट्रेनिंग का कार्य किया जा रहा है। सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की जनगणना की जो प्रक्रिया है, ये जो बड़ा अनुष्ठान है, इसमें कुछ बातें हैं जिस कंफ्यूजन लोगों में पैदा कर रही है। प्रगणक को ये सारा कार्य करना है, पर्यवेक्षक को उसका पर्यवेक्षण करना है, सुपरविजन करना है। चार्ज पदाधिकारी उन सब के डाटा को कलेक्ट करके जिला के जो प्रधान जनगणना पदाधिकारी है उन तक पहुंचाएंगे और वो आगे उसे बढ़ाएंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बनती है एचएलबी, परिसर, भवन, जनगणना, मकान और परिवार। तो एचएलबी, परिसर, भवन, जनगणना, मकान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हम जानते हैं पहले ये मकान सूचीकरण आखिर है क्या। ये मकान सूचीकरण वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में एक प्रगणक अपना कार्य करेगा। यह कहा जाए कि जो पहले ईबी कहलाता था, एनुमरेशन ब्लॉक, उसका नया नाम है आपको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी मकान सूचीकरण का जो आपको खंड है, ब्लॉक है, वही है एचएलबी। इसका पूरा नाम एचएलबी है। अगर इसको एक परिभाषा में समेटा जाए तो वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में प्रगणक अपना कार्य करेगा। हर प्रगणक को अपना अपना क्षेत्र आवंटित किया गया है और उसी क्षेत्र में उस प्रगणक को कार्य करना है। और इस एचएलबी में आपको आते हैं परिसर, इसी में आते हैं आपको परिसर, इसी में आएगा। इस परिसर के अंतर्गत आता है भवन, भवन के अंदर आता है मकान और मकान के अंदर आता है आपको परिवार। क्लियर हो गया, स्पष्ट? तो आपको अपने एचएलबी में जाना है, वहां से आपको उस परिसर में पहुंचना है, उस परिसर के बाद उस भवन में पहुंचना है, उस भवन के बाद आपको उस मकान में पहुंचना है और उस मकान के बाद उसके परिवार को जानना है। अगर नंबरिंग की बात आई तो मात्र दो ही चीजों की नंबरिंग की जाती है, वो आपको भवन हो गया और वो आपका मकान हो गया। 2 मई से लेकर, मैं आपको ये बातें भी यही बता दूं, 2 मई से लेकर आपको 4 मई तक आपको भवन पर, जी हाँ, भवन पर आपको नंबरिंग की जाती है, भवन पर नंबरिंग की जानी है। उसके बाद जब 4 तारीख के बाद से यानी 5 तारीख से आगे के आप दिनों में जाएंगे तब आपको मकान पर नंबर दिया जाना है। और बड़ी बात है, सवाल मन में यह उत्पन्न हो रहा होगा कि हम 2 ही और 4 के बीच में जब भवन पर नंबर देने जा रहे हैं तो हम मकान पर क्यों नहीं नंबर दे दें? तो सवाल आपका मन में उठना जायज है। जब तक भवन नंबर नहीं दिया जाएगा और उसमें रहने वाले मकानों की संख्या नहीं बताई जाएगी, नजरी नक्शा तैयार नहीं होगा। और नजरी नक्शा जब तैयार हो जाएगा तो आप 5 तारीख के बाद जब जाते हैं तो सवाल जो है 34 प्रश्न आते हैं और इसी 34 प्रश्न के दौरान जब भवन नंबर डालते हैं तो मकान नंबर ऑटो जनरेट होता है। पहले आपको उस पूरे एचएलबी के भवन की संख्या पता करनी होगी और उसके अंदर रहने वाले मकानों की संख्या पता करनी होगी। अब उसके बाद हर एक मकान के पास जा के उनके 34 प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। तो जब आप हर एक प्रत्येक मकान पे जाइएगा तो ऐप जो है, जिस ऐप का नाम है HLO ऐप, यह ऐप जो है ये मकान नंबर ऑटो जनरेट करता है, वो खुद से बनाता है, वो जनरेट करता है। इसे आप नहीं जनरेट करते हैं, भवन नंबर आप बनाते हैं और ये क्रमवार बनाते हैं। और मकान नंबर यह बनाता है ऐप। परिवार नंबर भी ऐप देता है, लेकिन परिवार नंबर कहीं किसी बिल्डिंग पे लिखना नहीं है, ठीक है। जो मकान आपको आवासीय रहता है उसको परिवार का नंबर मिलता है, यानी जिस घर में कोई रहेगा यानी परिवार रहेगा तभी ना उसको परिवार का नंबर मिल सकता है। लेकिन जिस मकान में कोई परिवार न रहकर दुकान है, कोई कोचिंग संस्थान है, कोई ब्यूटी पार्लर है, तो वो तो आवास हुआ नहीं, मकान तो है लेकिन वो परिवार नहीं है, तो उसको परिवार नंबर नहीं मिलता है। तो मूल बात यह है कि भवन नंबर और मकान नंबर ही घर पे डलनी है। भवन नंबर आपको 2 मई से लेकर 4 मई तक और मकान नंबर 5 तारीख से आगे के तिथियों में डाली जाती है। और मकान नंबर ऐप देता है जिसका नाम HLO है, तो HLO पे जब काम करना शुरू करेंगे तभी ना मकान नंबर मिलेगा, इसलिए दोनों को अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। अब बात आ गई, हमने बता दिया कि एचएलबी ब्लॉक क्या है। अब बात आती है परिसर की। परिसर की परिभाषा जान लेते हैं। हमें काम केवल भवन और मकान से, लेकिन हमें परिसर को भी जानना जरूरी है।
परिसर का अर्थ है भूमि सहित, इसको जानिए, भूमि वर्ड लिखा हुआ है, भूमि सहित भवन एवं अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। जैसे यहां जनगणना भवन बनाया गया है, यहां लिखा हुआ है, यह पूरा जो परिसर है, इसके अंदर जितनी भी आपको बिल्डिंग्स है, ये सारा इस जनगणना भवन परिसर में आ रहा है। स्पष्ट हो गया? ये परिसर पूरा क्या है? पूरा आपको जनगणना भवन का परिसर है। स्पष्ट होगा? अब यहां कहा भी क्या है, यह आवश्यक नहीं कि भवनों में हमेशा दीवार या घेराबंदी हो। दीवार की भी बात की जा रही है और घेराबंदी की भी बात की जा रही है। तो ये घेराबंदी क्या है? जैसे यहां घेराबंदी है लेकिन यहां घेराबंदी नहीं है, तो ये सब अलग अलग स्थिति में है। अगर मान लीजिए किसी प्रखंड में आप प्रखंड परिसर है, उस प्रखंड परिसर में अलग अलग आपको इकाई हो सकती है, अलग अलग संगठक व्यवस्था हो सकती है। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि कैसे परिसर को और बिल्डिंग को, मकान को हम एक दूसरे से अलग करेंगे। तो यह परिसर की परिभाषा मिल गई कि भूमि सहित भवन, भूमि सहित, इतने से ही सारी बात निकल जाएगी। भूमि सहित भवन परिसर कहलाता है। जैसे अब परिसर के उदाहरण, यह भी एक परिसर है, यह परिसर है लेकिन दीवार के बिना है, यानी इसका कोई बाउंड्री नहीं है। यह परिसर है लेकिन इसमें आपको दिख रहा है ये दीवार है, ये पूरी घेराबंदी है, पूरी परिसर है, और इस परिसर में आपको ये बिल्डिंग आपको दिख रही है। अभी हम परिसर तक ही सीमित रहते हैं। परिसर और प्राकृतिक दीवार बाढ़ के, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये आपको बांस बल्लियों से घेरा गया है और जो भी लकड़ियों से इसको घेर के इस बाड़ बना के इसका परिसर बनाने है। इस परिसर में आप कौन, ये एक बिल्डिंग है, ये बिना आपको घेरे के है, ये घेरे के है, और आपको यह भी घेरे के है। तो यहाँ पक्का वाला घेरा है, या बिना पक्का वाला घेरा है, और यहाँ घेरा है ही नहीं। तो कहा जा सकता है, देखिए ये भूमि है ना, और भूमि सहित बिल्डिंग है, इसीलिए इसको परिसर कहा जाता है। देहात में कहे द्वार सहित घर परिसर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां जानते हैं, अब हम भवन पे आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि निम्नलिखित में से कौन एक भवन है, तो मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे भवन है, सारे के सारे भवन है, क्योंकि इनके ऊपर छत है। कैसे? भवन की परिभाषा जब जानेंगे तो हम आपको बताएंगे। अगर यह है, क्या यह भवन है? अगर मैं कहूं कि यह भी एक भवन है, क्योंकि इस पे छत है। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्या यह एक भवन है? जी हां, सभी एक भवन है। अब जानते हैं भवन की परिभाषा आखिर क्या है। तो सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना, ध्यान रखिएगा, एकल संरचना, जमीन पर एकल संरचना, एक समान व्यक्ति के रहने, रुकने और पहुंचने के प्रावधान होने चाहिए। यहां रुकने की भी बात की जा रही है। बहुमंजिला इमारत, शंक्वाकार झोपड़ी भी हो सकते हैं आपको बिल्डिंग। भवनों में से एक या एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती है। भवनों में एक या एक से अधिक संगठक इकाइयां हो सकती हैं, और इसी संगठक इकाइयां को हम क्या कहते हैं? इसी को मकान कहते हैं। जैसे ये एक भवन है, इसमें अलग अलग संगठक इकाइयां हैं, यानी वो मकान इसके अंदर है, और मकान के अंदर परिवार रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। इन संगठक इकाइयों का उपयोग एक या भिन्न भी हो सकता है। तो यहां भवन के बारे में कुछ चीजें स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं आगे, भवन के बारे में और कुछ चीजें। भवन और उसकी पृथक संगठक इकाइयों का उपयोग आवास या निवास, या दुकान, व्यापारिक घर, कार्यालय, कारखाने, कार्यशालाएं, कार्यशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठान, या एक संयोजन के लिए जैसे निवास शॉप, यानी घर भी है और उसमें दुकान भी है, और वो खाली भी हो सकता है। यहाँ निवास की बात है, यहाँ आपको अलग अलग कार्य के लिए इसको यूज किया जा रहा है। यहाँ घर में आपको दुकान भी खोला गया है, यह बात कही गई है, भवन की बात यहाँ की जा रही है। अब यहां हम अगर तीनों को एक जगह जोड़े, मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या है? प्रगणक को मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्य करने के लिए आवंटित क्षेत्र क्या कहलाता है? मकान सूचीकरण ब्लॉक, यानी HLP। अब परिसर, भवन भूमि सहित, यानी भूमि सहित भवन या एवं अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामले में से जुड़ा साझा स्थान। ध्यान रखिए, कई सारे भवन हो सकते हैं परिसर में, ठीक है? बहुमंजिला भवनों के मामले में जुड़ा स्थान परिसर। अब यहां है सामान्यतः 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना। स्पष्ट हो गया?
अब चलते हैं आगे। अब जनगणना मकान क्या है? एक जनगणना मकान है एक भवन या भवन का हिस्सा। जी हाँ, एक भवन भी, मान लीजिए एक भवन है, उसका उपयोग एक ही व्यक्ति द्वारा, एक स्वामित्व है उसका, यानी स्वामित्व एक है, उपयोग एक ही हो रहा है, तो एक भवन में एक मकान हो सकते हैं। और एक भवन में कई सारे लोग, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग स्वामित्व के लोग रहते हैं। जैसे बहुमंजिला इमारत है, चाहे गांव में अगर देखा जाए तो एक वो पूरा भवन है, उसमें दो तीन भाई अलग अलग कमरों में रहते हैं, तो वो अलग अलग मकान के रूप में जाना जाएगा, उसको कहा जाता है भवन का हिस्सा। आगे है एक अलग इकाई के रूप में उपयोग पहचान, अलग मुख्य प्रवेश द्वार, सड़क, साझे अहाते, सीढ़ी आदि में उसका खुलना। ठीक है, यहाँ मकान के बारे में क्या होगा? यह एक भवन का हिस्सा होता है या एक भवन भी होता है, एक अलग अलग इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है, उसकी पहचान होती है, और इसका अलग मुख्य यानी प्रवेश द्वार होता है अलग, जो सड़क पर भी खुल सकता है, साझे अहाते में खुल सकता है, सीढ़ी पे भी खुल सकता है। यह भी हो सकता है, यह भरा भी हो सकता है, या आवासीय हो सकता है, गैर आवासीय हो सकता है, या आवासीय सह कोई अन्य कार्य के लिए भी, यानी मिश्रित उपयोग के लिए भी किया जा सकता है। आप इसे देख सकते हैं, यह परिसर है, इसमें आपको दो भवन दिख रहे हैं, यह पूरा का पूरा आपको एक दिख रहा है, अलग अलग मकान दिख रहे हैं। यहाँ ये सेंसस हाउस है, अलग अलग सेंसस हाउस है। ठीक है, ये पूरा एक भवन का हिस्सा अलग अलग पार्ट में, ये सारा एक एक भवन है, लेकिन हिस्सा अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मकान और जनगणना भवन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने परिभाषा बताई, बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं होगी, आइए फोटो के माध्यम से जानते हैं। भवन और जनगणना मकानों की पहचान, अगर मैं इसे देखूं तो यह एक अकेला भवन है और इसमें एक अकेला मकान है। अगर इसको मैं देखूं तो यह एक अकेला भवन है, लेकिन इसमें यहां देखिए, यहां दरवाजा है, यहां दरवाजा है, चूंकि रोड पे खुल रहा है, अंदर भी खुल सकता है अगर अंदर बरामदे में कुछ चीजें होती हैं तो। पहले हम इसको लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ये एक बिल्डिंग तो आपको मकान है, यहां देखें तो एक बिल्डिंग है, ये पूरा का पूरा अपने आप एक बिल्डिंग है, और इसमें चार सेंसस हाउस है। देखिए एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, चार दरवाजा, यहां लिखा हुआ है सेंसस हाउस एक, सेंसस हाउस दो, तीन और चार। स्पष्ट हो गया? चलिए एक और चीजों से देख लेते हैं। अब यहाँ अगर सेपरेट मेन इंट्रेंस हो गया, यहाँ अलग अलग इनका सेपरेट मेन इंट्रेंस हो गया। अब देखते हैं इस कंडीशन में, देखते हैं यहां अगर देखा जाए, इस बिल्डिंग को देखा जाए तो यह पूरी की पूरी एक ही बिल्डिंग है, यानी एक ही बिल्डिंग है ये, और इसमें 8 मकान है, 1 2 3 4 8 इसमें मकान है। उसी तरह से यह भी एक अपने आप में एक अकेली बिल्डिंग है, लेकिन इसमें अलग अलग मकान है। ठीक है, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। अगर नीचे की गणना करनी हो तो नीचे पूरी खाली है, तो उसको हम अलग स्थिति में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन सब का जो है ये आपका अलग अलग दरवाजे हैं इन सबके, तो ये अलग अलग मकान आपको के रूप में ट्रीट हो सकते हैं। स्पष्ट हो गया? अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूं, यह भी एक बिल्डिंग है और इसमें अलग अलग आपको मकान है, अलग अलग इसमें आपको मकान है। चलिए हम जरा देख लेते हैं। अगर एक मानक व्यवस्था की तहत देखा जाए तो पूरा ढांचा जो है एक भवन है। पूरा ढांचा अगर मानक व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो पूरा ढांचा एक भवन है, और प्रत्येक अलग अलग परिवेश वाले फ्लैट अलग अलग जनगणना मकान है। जितने फ्लैट्स हैं इसमें सब अलग अलग आपके मकान के रूप में माने जाएंगे। यानी कहा जाए तो यह एक बिल्डिंग है और 8 सेंसस हाउस है, 2 2 4 2 6, 2 नीचे परिवार है, 8 माना जाता है। स्पष्ट हो गया? और इसको अगर स्थानीय प्राधिकार कहीं कहीं क्या किया है कि सब फ्लैट को अलग अलग मकान मान लिया है। सब फ्लैट्स को सारे, अगर जिसको हम मानक में मकान मानते हैं, और कहीं कहीं स्थानीय प्राधिकरण क्या किया है, उस सब मकान को अलग अलग भवन मान लिया है, तो आपको उसको भवन मान के ही आगे बढ़ना होगा। इसी स्थिति हम बड़े शहर में आती है। तो यहाँ कहा भी गया है कि अपवाद की स्थिति में कभी कभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा फ्लैटों को अलग अलग भवन संख्या देकर उन्हें पहले से ही अलग भवन माना गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन के रूप में माना जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 8, इस 8 को बिल्डिंग हो जाएगा और 8 को सेंसस हाउस हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः इस तरह की व्यवस्था आपको मिलती है, और सामान्य रूप में इसको मानेंगे कि एक बिल्डिंग है और 8 सेंसस हाउस इसमें आपको है। अब चलते हैं हम परिवार के बारे में। तो हम जानेंगे इसमें कि परिवार से आप क्या समझते हैं। क्या घर में काम करने वाला नौकर परिवार का हिस्सा हो सकता है? क्या दो दोस्त जो पढ़ाई के लिए किराए के मकान में रहते हैं उनको एक परिवार मान सकते हैं? क्या जेल में रहने वाले लोग किसी परिवार का हिस्सा होते हैं? चलिए स्पष्ट करते हैं। परिवार
संबंधित और या असंबंधित व्यक्तियों का समूह होता है। अब बात करेंगे, परिवार तो संबंधित का होता है, तो असंबंधित कैसे आ गया, आगे स्पष्ट हो जाएगा। यहां कहा गया है, जनगणना में परिभाषा बनाई गई है, परिवार जो है संबंधित और असंबंधित व्यक्तियों का समूह है, जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और एक साझा रसोई या साझा खाना पकाने के स्थान से अपने भोजन का सेवन करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। यानी यहां हो गया रसोई, रसोई से अगर वो खाना खाते हैं तो परिवार माने जाते हैं, चाहे वो संबंधित हो एक दूसरे से या अन्यथा नहीं हो। परिवार की परिभाषा यही बताई गई है। एक परिवार में एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं। जो असंबंधित व्यक्ति एक साथ रहते हैं लेकिन साझी रसोई से भोजन नहीं लेते, वे अलग अलग परिवार माने जाएंगे। अगर एक साथ रहते तो एक परिवार माने जाते, अगर भोजन एक रसोई से नहीं लेते तो वो अलग परिवार माने जाएंगे। आगे कहा गया है, संबंधित व्यक्ति या परिवार के सदस्य जो एक साथ रहते हैं लेकिन काम की आवश्यकता के कारण एक ही रसोई को साझा नहीं करते तो वे एक ही परिवार बनाते हैं। संबंधित व्यक्ति और परिवार के सदस्य जो एक साथ रहते हैं लेकिन काम की आवश्यकता के चलते रसोई को साझा नहीं करते, वे एक ही परिवार बनाते हैं। ठीक है, भले खाते नहीं हो लेकिन रहते एक जगह है, लेकिन संबंधित है तो परिवार एक ही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परिवार के 3 प्रकार हैं, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। बेघर परिवार की गणना यहाँ नहीं की जाएगी, यहाँ गणना की जाएगी सामान्य परिवार और संस्थागत परिवार को ही जनगणना में गिना जा रहा है। आगे चलते हैं। सामान्य परिवार कौन सा परिवार है? व्यक्तियों का समूह जो सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं और साझा रसोई से अपना भोजन करते हैं, वह एक समान परिवार बनाते हैं। आगे है, व्यक्ति संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं या दोनों का मिश्रण हो सकता है, वो भी एक समान परिवार है। यहां तक कि पति और पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का समूह जो समान रूप से एक जनगणना मकान में एक साथ रहते हैं और किसी कारण बस बाहर से पका हुआ भोजन लाते हैं, वह भी समान परिवार बनाते हैं। अब चलते हैं संस्थागत परिवार में। संस्थागत परिवार असंबंधित व्यक्तियों का समूह, यह असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो एक संस्था में रहते हैं और साझा रसोई में अपना भोजन करते हैं, जैसे बोर्डिंग हाउस, मेस, हॉस्टल, आश्रय गृह, निगरानी गृह, भिक्षुओं का गृह, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों का घर, अनाथालय। एक पेइंग गेस्ट आवास, आपको पीजी जो होता है आवास में एक ही में भी एक संस्थागत परिवार मिल सकता है, बशर्ते यह पंजीकृत हो। यदि पंजीकृत नहीं है तो एक समान परिवार के रूप में श्रेणी में आएगा। पंजीकृत है तो संस्थागत हो जाएगा, नहीं पंजीकृत है वो समान परिवार के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आगे चलते हैं। संस्थागत परिवार में कुछ जानते हैं। यदि किसी संस्था में निवासी एक रसोई से भोजन साझा नहीं करते हैं तो प्रत्येक एक ऐसा निवासी अलग अलग समान परिवार के रूप में माना जाएगा। हर व्यक्ति वहां अलग अपने आप परिवार में माना जाएगा अगर वो खाना साझा नहीं करता है तो। वार्डन और नौकरों के परिवार जो अलग अलग जनगणना मकानों में रहते हैं और अलग से खाना बनाते हैं तो उन्हें अलग परिवार माना जाता है। बेघर परिवार जो आपको दिख रहा है, ये बेघर परिवार है जो पाइप पुल के नीचे इत्यादि में रहते हैं, वो आपको बेघर परिवार माने जाते हैं और मकान सूचीकरण में वो शामिल नहीं किए जाते हैं। अब जरा पहचान कर लेते हैं भवन और जनगणना। अब देखिए, ये लिखा हुआ भी 6 एडजॉइनिंग बिल्डिंग, ये 6 बिल्डिंग्स है जो एक साथ एक दूसरे में इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां अगर देखा जाए 6 बिल्डिंग है, मकान नहीं है। और कहा गया कि बिल्डिंग 1 से 4 हैव 1 सेंसस हाउस। 1 से लेकर 4 तक जो बिल्डिंग है इसमें एक एक मकान है, एक एक मकान है, सब बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि सबको आप एक बिल्डिंग मान लें, सब एक बिल्डिंग है लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सटी हुई है। इसलिए इसमें 4 अलग अलग जो लोग हैं इनमें एक एक मकान है, इसमें भी एक है। देखिए और ध्यान रखिएगा, नंबरिंग भी इसी तरह से होता जाएगा, आगे क्रमवार बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग खत्म हो गया तो दूसरे बिल्डिंग में जाएंगे तो उसके मकान को गिनेंगे तो वहां फिर से एक से शुरू होंगे, नहीं, पीछे से जो क्रम है वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर पीछे अगर 3 था तो दूसरे भवन में आए हैं तो यहाँ मकान की संख्या अगर डालनी है तो वहां 5 हो जाएगा। जैसे भवन की संख्या 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जाएगी, मकानों की संख्या भी क्रमशः बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ जानते हैं, यहाँ 6 बिल्डिंग्स है, 4 बिल्डिंग में एक एक मकान है, 5वां बिल्डिंग जो है ये 2 लिखा हुआ है। यानी जब नंबरिंग आप करने जाते हैं 2 से 4 के बीच में तो वहां लिखते हैं जनगणना भवन नंबर 5 और यहां आप 2 कर देते हैं या बटा भी यहाँ नीचे भी आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस 5 नंबर भवन में 2 मकान है। वही यहां कह रहा है कि फिर 5 नंबर में 2 और 6 नंबर भवन में 3, यानी 5 में देखिए 1 नंबर मकान, 2 नंबर मकान। 6ठा भवन में
1 नंबर मकान, 2 नंबर मकान, 3 नंबर, लेकिन नंबरिंग दी गई है तो चौथा भवन में चौथा मकान का नंबर पड़ा था तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होके आएगा। यहाँ कहा भी गया है कि बिल्डिंग 5 and 6 have 2 or 3 census respectively. In the given example, if building number 5 is used by one household for some purpose, say for dwelling, then building number 5, आगे इसको समझने की जरूरत है। हमें बस ये समझना है कि बिल्डिंग और भवन में क्या अंतर है, कैसे एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, ये वाली बात यहाँ कही गई है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ कहा गया है कि ये हॉस्टल है और हॉस्टल में कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि हॉस्टल विथ अनदर स्ट्रक्चर विद इन द प्रेमाइसेस यूज्ड फॉर वार्डन रेसिडेंस एंड कुक रेसिडेंस, वो अलग आपको बिल्डिंग में अलग सेंसस हाउस माना जाएगा। ये पूरा अपने आप में हॉस्टल जो है ना, ये पूरा हॉस्टल है, तो ये पूरा हॉस्टल एक ही बिल्डिंग माना जाएगा। यह एक बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल का जगह है, एक में वार्डन रहता है और एक में आपको नौकर रहता है, कुक रहता है, तो ये 3 मकान माने जाएंगे। यानी भवन एक है, मकान 3। यह एक मकान इसलिए माना जा रहा है कि एक ही तरह का उपयोग हो रहा है बच्चों के रहने के लिए। यह अलग अलग, इसमें वार्डन रहते हैं, इसमें कौन रहता है, नौकर रहता है। तीनों लोग अलग अलग खाना बनाने की व्यवस्था में करते हैं, तो यहाँ 3 मकान यहाँ माना गया। और अगर यहाँ है 1 बिल्डिंग 5 रूम, यहाँ बात क्या कहेगी सुनिए, ट्रीटेड एज 2 सेंसस हाउस, 2 रूम आर ऑक्युपाइड बाई 1 हाउस होल्ड एंड 3 रूम आर ऑक्युपाइड बाई अनदर हाउस होल्ड। यहाँ समझने की जरूरत है, ये पूरा का पूरा एक ही बिल्डिंग है और इसमें मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है और उसमें 2 रूम में एक भाई रहते हैं और उनका उस दोनों रूम पे हक है, स्वामित्व है, और 3 रूम में एक भाई रहते हैं और उनका उस पे स्वामित्व है, वो उपयोग करते हैं उसका। तो इन दोनों बिल्डिंग को इन दोनों रूम को मिलाकर एक मकान माना जाएगा और इन तीनों रूम को मिलाकर एक मकान माना जाएगा, यानी एक बिल्डिंग में 2 मकान। तो यहाँ बात आ गई ऑनरशिप की, यानी स्वामित्व की और उपयोग की। इन दोनों पे स्वामित्व एक भाई का है, उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, तो यह एक मकान है। यह 3 एक भाई का है और उनके अंदर 3 रूम है, स्वामित्व उनका है, उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन है ये एक ही बिल्डिंग में 5 मकान, जिसमें से 2 और 3 अलग कमरों में जो है अलग अलग भाइयों द्वारा यूज किया जा रहा है, तो इनको मकान अलग माना जाएगा। स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं भवन और जनगणना मकान की पहचान क्या। तो मकान में किन किन चीजों को गिना जाएगा, भले वो एकदम बिल्डिंग में कहे नहीं बनी हो, चाहे बिल्डिंग की अलग कहे नहीं बनी हो। मेन रेसिडेंस जिसमें आप रहते हैं वह मकान का हिस्सा माना जाएगा। एक मकान का हिस्सा किचन भी माना जाएगा, टॉयलेट भी माना जाएगा और बैठक भी माना जाएगा, भले ये अलग अलग कहे नहीं बने। जैसे इस मान लीजिए कि बैठक है, ये टॉयलेट है, ये किचन है और ये रेसिडेंस है, ये सब एक मकान माना जाएगा। इसको अलग अलग आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये रहने के लिए यह एक यूनिट के रूप में कार्य होता है। रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। क्लियर है। चलिए गांव में आपको इस तरह से मिलेंगे और यहाँ भी आपको उसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो कौन ऐसी चीजें जो इससे अलग रखते हैं, अब देखिए यहाँ जो दिखाया गया है, यहाँ एक ही आपको बिल्डिंग दिखाया गया है और नीचे लिखा नहीं गया 1 2, यानी अगर एक बिल्डिंग में एक ही मकान है तो नीचे लिखना या साइड में लिखना ब्रैकेट में जरूरी नहीं है। जब एक से ज्यादा होगा तो लिखना होता है। यहां लिखा हुआ है 1/3, यानी एक बिल्डिंग है, पूरी एक बिल्डिंग है, यानी एक ही आपको परिसर में एक ही बिल्डिंग है ये, लेकिन इसमें 3 अलग अलग आपको है। एक आपको मेन रेसिडेंस है और किचन है, तो मेन रेसिडेंस में किचन को एक जगह मानते हैं, किचन को अलग नहीं मानते हैं, घर का हिस्सा मानते हैं, तो यह तो एक मकान हो गया। वर्क शेड अलग माना जाता है, वो अलग मकान गिना जाता है, तो दूसरा मकान हो गया। कैटल शेड यानी मवेशी के रहने का जगह तीसरा होगा। इसीलिए लिखा है 1 बिल्डिंग 3 मकान। अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको काम करने के लिए उसी के घर में रहता, कहीं रहता किसी और रूम सब में है, मवेशी के लिए अलग बनाया है और काम करने के लिए अलग वर्क शेड बनाया है, तो वो तीनों अलग अलग रूप में अलग मकान के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। बिल्डिंग एक ही है, मकान अलग अलग यूज किया जाएगा। यहां भी यही है, 1 है, आपको 3 है। यहां कहा गया कि ये है, ये गैराज है और ये रूम है। क्लियर बताया गया है कि रेसिडेंस, गैराज और सर्वेंट्स क्वार्टर, जिसमें अपने खुद रहते हैं उसका गैराज है और ये आपको सर्वेंट्स का क्वार्टर है, तो तीनों अलग अलग यूज किया जाएगा और 3 अलग अलग मकान माना जाएगा। जैसे ये जटिल अगर चले जाते हैं कहीं शहरी इलाकों में तो इस तरह से माना जाता है। ये पूरी की पूरी एक बिल्डिंग मानी गई है और इसमें 12 सेंसस हाउस है और इस 12 में 12 परिवार रहते हैं। यहाँ बताया गया है, यहाँ
कि इसमें 12 परिवार। परिवार कब पता चलेगा? जब मकान के अंदर जाएंगे तब ना पता चलेगा कि मकान में वो दुकान है कि परिवार रहता है। तो यहाँ बताया गया कि 12 इसमें मकान है। उसी तरह यहाँ आए तो ये बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग है, इसमें से आपको क्या है, बिल्डिंग नंबर 2 है, और इसमें जनगणना मकान कितना है? इसमें जनगणना मकान आपको एक है। उसी तरह यहाँ आते हैं, ये बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 3 में भी एक मकान है, बिल्डिंग नंबर 4 में भी एक मकान है। लेकिन जहां ऐसे आते हैं हम बिल्डिंग नंबर 5 में, यहाँ देखिए एक मकान है सब जगह, ठीक है। अगर इस बिल्डिंग में आते हैं तो यहाँ देखिए यह एक अलग मकान है, यह एक अलग मकान है, यह अलग है। आइए यहाँ ये बिल्डिंग नंबर 5 जो है आपको सेंसस हाउस 1 यह है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक है, इसमें मकान यह है और यह है। यह जो है आपको सेंसस हाउस यह है रेसिडेंस का है, और सेंसस हाउस 2 ये आपको सेपरेट हाउस होल्ड जिसमें सर्वेंट रहता है, और ये वाला जो है आपको नॉन रेसिडेंशियल है, रहने का नहीं है, आपको अलग एक रूम बनाया गया है जो किसी और काम के लिए यूज किया जाता है, यह नॉन रेसिडेंशियल है, यहाँ लिखा गया है। यहाँ तो इसमें परिवार नहीं रहेंगे, यहाँ परिवार अंदर हो सकता है, यहाँ परिवार होगा, यहाँ नहीं, नॉन रेसिडेंशियल परिवार नहीं माना जाता है। स्पष्ट है? आइए अब देखते हैं एक और व्यवस्था से। अभी देखिए यहाँ ये पूरी की पूरी अपने आप में एक बिल्डिंग है, ये चूंकि एक परिसर में बनी हुई है, यह एक अलग बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग नंबर 1 लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग नंबर 2 लिखा हुआ है। अब इसमें सेंसस हाउस कितने हैं? इसमें सेंसस हाउस 3 है, एक यह है, चूंकि ये किचन है तो इसका हिस्सा माना जा रहा है। ये बिल्डिंग आपको इसके ऊपर छत है ये नहीं है, तो क्या मानिएगा इसको। अब यह एक अलग है, ये नॉन रेसिडेंशियल रहने वाला नहीं है, कोई और काम होता है। यह भी नॉन रेसिडेंशियल आपको है, आपको यहाँ बताया इसमें कोई नहीं रहता है, लेकिन मकान है, लेकिन मकान ये अलग अलग है तो है। यहाँ है एक बिल्डिंग है, इसमें लोग रहता है तो ये हाउस होल्ड नॉर्मल है, इसमें कोई रहता है तो ठीक है। चलिए ये समझने के लिए था। तो अब याद रखने वाली कुछ मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो क्या है, अब HLB जनगणना प्रथम चरण हेतु एक प्रगणक द्वारा परिभाषित कार्य क्षेत्र है, उसी को HLB कहते हैं, जो प्रगणक का कार्य क्षेत्र है। परिसर, भवन, भूमि एवं या अथवा जुड़ा स्थान, यानी भवन से जुड़ा स्थान। अब भवन एक एकल संरचना होता है या ऐसी संरचनाओं का समूह होता है, जैसे हमने जनगणना भवन का बताया था, जिसको हमने जनगणना परिसर माना था, उसमें कई सारे भवन हो सकते हैं, उस सबको हम, अब वो कई संरचनाएं हो सकती हैं, एकल संरचनाएं हो सकती हैं, उसका समूह कहा जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है प्रखंड के परिसर में जाता है तो कृषि भवन अलग रहता है, बिजली का भवन अलग रहता है, प्रखंड का कार्यालय अलग रहता है, BRC अलग रहता है, तो सब है उसी प्रखंड परिसर में एक पूरी एक उसी में आपको एक ही बिल्डिंग के संरचनाओं का समूह है वो, लेकिन माना सब एक ही भवन जाएगा, और मकान अलग अलग माना जाएगा। BRC मकान अलग माना जाएगा, प्रखंड कार्यालय अलग माना जाएगा, मकान कृषि कार्यालय अलग माना जाएगा, विद्युत का अलग माना जाएगा, ये अलग अलग मकान के रूप में होंगे, लेकिन पूरा का एकल जो संरचनाओं का समूह है वो भवन एक ही माना जाएगा। अब यहाँ कहा गया है कि एकल संरचना होता है या ऐसी संरचनाओं का समूह जो एक इकाई के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो वहां अगर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड का परिसर की बात मैं कर रहा था, तो क्या है, वो एक इकाई के रूप में वहां यूज हो रहा है। जनगणना मकान की पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वारा आपको द्वार एवं उपयोग से आपको किया जाता है। यहाँ हम इसको द्वार यूज करेंगे, ठीक है, द्वार एवं उपयोग से होती है। परिवार की पहचान एक साझा रसोई से होती है, यानी परिवार उसे माना जाएगा जो एक किचन से खाते हैं। स्पष्ट हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिसर, HLB, भवन, मकान, परिवार की कुछ चीजें तो जरूर स्पष्ट हो गई हैं। मैंने प्रयास किया कि पूरी स्पष्टता आपको हो जाए। अब अगली वीडियो में आपको बताएं कि भवन नंबर और मकान नंबर कैसे डालें। तो यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, जरूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।